चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है फैक्ट्री एक्ट 1948, 1948 का कारखाना अधिनियम। ठीक है, ये आपका लास्ट टॉपिक है सेफ्टी चैप्टर का, जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं फैक्ट्री एक्ट से। इसको कारखाना अधिनियम 1948 कहा जाता है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ठीक है, सबसे पहले 1948 में ये बना था। ठीक है, बाद में ये संशोधित भी हुआ था। ठीक है, संशोधित का मतलब इसमें कुछ त्रुटियां थी, उनको भी दूर किया गया। जो त्रुटियां थी उनको दूर करने के बाद दोबारा 1987 में इसे 1987 में इसे दोबारा पेश किया गया था संसद में। ठीक है, और जो ये फैक्ट्रीज एक्ट है, ये जान लीजिए कि किस मंत्रालय के अधीन होता है, किस मिनिस्ट्री के। तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन ये एक्ट आया था, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो फैक्ट्री से जुड़े जितने भी काम हैं वो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय पहले बना 1948 में, बाद में 1987 में क्या हुआ था, संशोधित हुआ था, अमेंड। ठीक है, बाद में 1987 में। और इसका जो मिनिस्ट्री है वो कौन सा है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। ठीक है, अब देखिए, जिस तरह कोई भी कानून बनता है तो हर कानून का अपना एक प्रोविजन होता है, फॉर्मेट होता है कि किन किन मूल्यों पर, किन किन विषयों पर वो कानून बनाए गए हैं। उसी तरह जो कारखाना अधिनियम है 1948 का, उसके भी कुछ मेन प्रोविजंस हैं। ठीक है, जिनके बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। उससे पहले जान लीजिए जो फैक्ट्रीज एक्ट बनाया क्यों गया। ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट जो है वो किसी भी कारखाने में काम कर रहे श्रमिकों की सुरक्षा के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, उनसे जुड़े नियमों के लिए और उनसे उनके वेतन के लिए, इन सारी चीजों से जुड़े नियम बनाने का जो काम है या उनसे जुड़े जो नियम है वो कारखाना एक्ट 1948 में लिखे हुए हैं। अब देखिए, इसके कुछ मुख्य प्रोविजंस है जिस पर ये बेस्ड है। मैं एक एक करके मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पहला है वर्किंग आवर्स। जो फैक्ट्रीज एक्ट है वो वर्किंग आवर्स को डिफाइन करती है, इसमें काम करने की समय अवधि को बताया गया है। तो वर्किंग आवर्स में देखिए कितने घंटे काम कर सकते हैं। तो पूरे एक हफ्ता में 48 घंटे से काम अधिक नहीं किया जा सकता। ठीक है, याद रखिएगा ये। पूरे एक हफ्ता में कितने घंटे से अधिक, 48 घंटे से। और एक दिन में कितने दिन से अधिक, ये भी याद कर लीजिएगा, एक दिन में 9 घंटे से। पूछेगा कि फैक्ट्रीज अधिनियम के तहत कितने अधिकतम घंटे आपको हफ्ते में काम किया जा सकता है, तो 48। और एक दिन में कितने अधिकतम, 9 घंटे, इससे अधिक नहीं कहा जा सकता। और एक और बात है, स्वास्थ्य की बात। और एक और बात है, लगातार 5.5 घंटे से अधिक काम भी नहीं किया जा सकता। मान लीजिए आपका 9 घंटे का शिफ्ट है। ठीक है, तो 9 घंटे के शिफ्ट में 5.5 घंटे आपको काम करना है, उसके बाद आपको रेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। रेस्ट मिलने का भी प्रावधान है। ये इसके प्रोविजन है वर्किंग आवर्स को लेकर के। बात समझ में आई। एक हफ्ता में 48, एक दिन में 9 घंटा अधिकतम, और 5.5 घंटा से अधिक लगातार काम नहीं कर सकते। उसके अलावा ये जो है
हेल्थ को लेकर के भी इसमें प्रोविजंस हैं, स्वास्थ्य की बातें भी इसमें कही गई हैं श्रमिकों के। स्वास्थ्य का मतलब है कि कितना तापमान, स्वास्थ्य संबंधी जो भी चीजें हैं किसी श्रमिक के लिए किसी कारखाने में, उसके भी प्रावधान इसमें दिए गए हैं। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा अभी कि क्या क्या प्रावधान है। बस अभी आप मेन प्रोविजन देख लें कि किन किन विषयों पे इस फैक्ट्री एक्ट लागू होता है। उसके बाद सेफ्टी पे, श्रमिकों और कारखानों से जुड़े लोगों की जो सुरक्षा है उसका भी प्रावधान इसमें है। सुरक्षा से जुड़े नियम कानून जो है फैक्ट्रीज एक्ट में लिखे हुए हैं। अब वेलफेयर और पेनाल्टीज, ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, चौथा जो है वो वेलफेयर की बात करता है, ठीक है, और जो पांचवा है वो पेनाल्टीज की बात करता है। पेनाल्टीज का मतलब होता है दंड। कोई भी अगर कारखाने से जुड़े अ, नियमों का कोई भी उल्लंघन करता है मान लीजिए, ठीक है, तो उसको क्या दंड दिया जाएगा वो फैक्ट्रीज एक्ट में लिखा हुआ है। वेलफेयर की भी बात करता है, ठीक है, जो श्रमिक हैं जो हमारे वर्कर्स हैं उनके वेलफेयर की भी बारे में इसमें लिखा हुआ है। इतनी बात समझ में आई। अब एक एक करके कुछ, सबसे पहले हम डिफिनीशंस लिखे हुए हैं उसमें उनको जानते हैं कि ठीक है, आइए देखते हैं वो डिफिनीशंस क्या हैं। सबसे पहली डिफिनीशन इसमें जो लिखी हुई है, कोई भी एक्ट बनता है तो उसमें पहले परिभाषाएं लिखी होती हैं, उसके बाद उसके मेन प्रोविजंस लिखे जाते हैं। तो परिभाषाओं में पहला जो है वो फैक्ट्री। अब किसी को कारखाना आप कब कहेंगे? पहली बात तो इसमें लिखा हुआ है कि किसी चीज को कारखाना तब कहेंगे जहां 10 या 10 से अधिक लोग काम कर रहे हो, उसके अलावा वहां जो भी काम हो रहा हो वो पावर मशीनों से काम हो रहा हो, ठीक है, तो उस जगह को कारखाना बोला जाएगा। अब सर, कई जगह आप कहेंगे सर जहाँ पे पावर मशीन इस्तेमाल नहीं हो रही है, जो विद्युत से चलने वाली मशीन है या फिर डीजल इंजन सेट से चलने वाली मशीनें हैं, अगर वो इस्तेमाल नहीं हो रही हैं तो उस जगह पे कारखाना जो है, हम उस जगह को बोलेंगे जहाँ पे 20 से अधिक लोग काम करते हैं। अगर पावर ऑपरेटेड है वो जगह तो 10 से अधिक कारखाना कहलाएगा, 10 से अधिक लोगों का समूह कारखाना कहलाएगा। और अगर पावर ऑपरेटेड नहीं है तो 20 से अधिक। ये बात आपको पूछी जा सकती है कि फैक्ट्री क्या होगा, ठीक है। पहली डिफिनीशन थी फैक्ट्री की, इसी एक्ट में हर एक डिफिनीशन लिखी हुई है, ठीक है। अब जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। दूसरा, ठीक, लेकिन एक बात जान लीजिए, जहाँ पे आप कहेंगे सर खदानों में भी तो लोग काम करते हैं, वहां पे भी तो 10 या 20 से अधिक लोग काम करते हैं, लेकिन खदानों को कभी फैक्ट्री नहीं कहा जाता है। थोड़ा डिफरेंस है। पूछेगा कि खुदाई का काम हो रहा है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और है, ठीक है, माइनिंग और है, तो उसे फैक्ट्री नहीं कहा जाता है। फैक्ट्री वही जगह होती है जहाँ पे काम हो रहा हो, ठीक है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है उसे फैक्ट्री कहा जाता है मेनली। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, उत्पादन प्रक्रम भी क्या बोला जाता है, या फिर विनिर्माण प्रक्रिया भी इसको कहा जाता है, ठीक है, हिंदी में। अब देखिए विनिर्माण प्रक्रिया में क्या होता है, वो चीज जहाँ पे किसी एक वस्तु के चाल, शेप या उसके साइज में परिवर्तन करके कोई नई वस्तु बनाई जा रही हो, ठीक है, या फिर किसी एक रॉ मटेरियल में कोई हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं और वो कन्वर्ट करके फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है जो कि इसमें लिखा हुआ है। इसमें बहुत सारी चीजें, एक और बात है,
अभी मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी चीज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आती है जो फैक्ट्रीज एक्ट में लिखा हुआ है। उससे पहले कैलेंडर ईयर देख लें। कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट होता है अगले साल तक। स्टार्टिंग डेट याद रखिएगा। कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट करके 365 दिन आगे तक का लिया जाता है। ठीक है, 365 दिन का 1 जनवरी तक का। बात समझ में आई? ये स्टार्टिंग डे कौन सा है? 1 जनवरी है कैलेंडर ईयर का, ये बात याद कर लीजिए। वर्कर कौन है, इसकी बात लिखी गई है। वर्कर वो इंसान है या वो व्यक्ति है जो अपना डायरेक्ट योगदान दे रहा है, सीधा योगदान दे रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। ये भी इसमें लिखा हुआ है। वयस्क कौन है? एडल्ट। इसकी डिफिनीशन इसमें लिखी हुई है कि जो 18 साल से ऊपर है। जो 18 साल से ऊपर है वो क्या है? एडल्ट है। अब एडोलसेंट लिखा हुआ है जिसको क्या बोलते हैं? नौजवान। एडोलसेंट। ठीक है, जो 18 साल से नीचे है पर 15 से ऊपर है, इनको काम करने की आजादी होती है। 18 से नीचे, 15 से ऊपर। ठीक है, इनको एडोलसेंट कहा जाता है। ठीक है, चाइल्ड या बच्चे किसे कहा जाएगा? ठीक है, बालक जिसको कहते हैं। तो चाइल्ड की डिफिनीशन इसमें दी हुई है कि 14 साल से क्या हो? कम हो। बिलो 40 इयर्स, 14 साल से कम हो। ये इसमें लिखा हुआ है कि और 14 साल से कम के बच्चों का कोई भी आप उनसे काम नहीं करा सकते फैक्ट्री एक्ट के तहत। अब एक एक करके इस फैक्ट्री एक्ट में कौन कौन से नियम हैं उनको देखेंगे। अब देखिए, फैक्ट्री एक्ट के बहुत सारे प्रोविजंस है, बहुत सारे फील्ड्स पे। एक एक करके मैं प्रोविजन, सेफ्टी पे, ठीक है, और हेल्थ पे, लेबर वेलफेयर पे, वर्किंग आवर्स पे, उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडोलेसेंट पे, अल्पवयस्क हैं उनके भर्तियों पर भी इसमें नियम है। उसके अलावा एनुअल लीव विथ वेजेस, मतलब वार्षिक छुट्टियां, उसके साथ आपको उस पे वेतन भी मिलेगा, इस पर भी प्रावधान है इस फैक्ट्री एक्ट में। उसके अलावा पेनल्टीज की भी बात कही गई है कि क्या दंड दिया जाएगा अगर कुछ गलतियां हो जाती हैं तो। ठीक है, अब सबसे पहली बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य चूंकि किसी भी श्रमिक पे उससे डायरेक्टली रिलेटेड होता है, और कारखाने का जो कार्य करने का जगह है, उस जगह का डायरेक्ट प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े श्रमिक पे, इसके लिए प्रावधान बनाए गए हैं फैक्ट्री एक्ट में। सबसे पहला उसमें एक स्वच्छता का टॉपिक है जिसको धारा 11 से रिप्रेजेंट करते हैं। एक धारा है, धारा 11, और जो स्वच्छता का टॉपिक है वो अध्याय 3 में जुड़ा हुआ है फैक्ट्री एक्ट में। ठीक, फैक्ट्री एक्ट के अध्याय 3 में धारा 11 स्वच्छता की बात कहती है। ठीक है, स्वच्छता में कई सारे काम है, जैसे फर्श है तो उनको रोजाना डिसइंफेक्ट से आपको क्या करना पड़ेगा? धोना पड़ेगा। उसके अलावा अगर दीवारें हैं तो उनको 5 साल में एक बार पेंट किया गया है तो पेंट करवाना पड़ेगा 5 साल पे। उसके अलावा अगर चूना लगा है तो 14 महीने पे उसको चूना दोबारा लगवाना पड़ेगा। ठीक है, रोज का रोज सफाई करना होगा जहाँ पे आप काम करते हैं। उसके अलावा पानी नहीं लगना चाहिए, हवा आनी चाहिए आपके जहां काम करने वाली जगह है। उसके अलावा धारा 12 क्या कहता है? वो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स की बात करता है। ठीक है, अपशिष्ट और बहिस्राव पदार्थों के निस्तारीकरण की बात करता है। धारा 13 जो है वो वेंटिलेशन और टेम्परेचर की बात करता है, जिसमें ये कहता है कि ऐसी जगह पे काम कराना होगा श्रमिकों से जहाँ का हवा आती और जाती रहे, हवा रुकी ना रहे। ठीक है, उसमें उजालदान की व्यवस्था होनी चाहिए, खिड़कियां लगी होनी चाहिए। उसके अलावा इस तरह का डिजाइन होना चाहिए, किसका? वर्किंग प्लेस का, जहां पर तापमान बहुत अधिक वृद्धि ना हो।
जहाँ पर ऊंचे ऊंचे दीवार, ऊंचे ऊंचे छतें और उनमें लगे उजालदान होने चाहिए ताकि जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल रहे। उसके अलावा धारा 14 जो है वो डस्ट एंड फ्यूम्स की बात करता है कि धूल और जो धूम्र है उनसे श्रमिकों की बचाने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। धारा 15 कहता है आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन की बात कहता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि आर्द्रता में कमी या आर्द्रता में अधिकता दोनों की वजह से क्या होता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है श्रमिक के स्वास्थ्य पे। तो आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन का भी प्रावधान होना चाहिए। ठीक है। ओवर क्राउडिंग जो है वो धारा 16 में लिखा है कि जो आपका वर्क प्लेस है वो ओवर क्राउड नहीं होना चाहिए। धारा 17 कहता है लाइटनिंग के बारे में, प्रकाश व्यवस्था आपके वर्क प्लेस की सही होनी चाहिए। धारा 18 कहता है पेयजल की व्यवस्था के बारे में, स्वच्छ और साफ पेयजल होना चाहिए और जो पेयजल की स्थिति होनी चाहिए वो टॉयलेट के आसपास नहीं होना चाहिए, उससे 5 मीटर की दूरी पे होना चाहिए। दूसरी बात है लेट्रिन और यूरिनल से शौचालय और मूत्रालयों की बात करता है धारा 19। ठीक है। फिर धारा 20 कहता है कि थूक दान और पीक दान के भी निर्माण होने चाहिए श्रमिक जहां कार्य करता है आपकी कारखाने में। तो दूसरा जो प्रावधान है, पहला ये जितना धारा लिखा हुआ था ये स्वच्छता के अंतर्गत आता था। दूसरा जो है वो सेफ्टी का प्रावधान है, सेफ्टी मतलब सुरक्षा की बात करता है। तो जो 1948 का एक्ट है वो श्रमिकों को सेफ्टी और सुरक्षा का भी बात कहता है। अब जैसे देखिए धारा 21 है, इसमें वो कहता है कि मशीनों के आसपास आपको फेंसिंग या आवरण बनाना होगा। ठीक। धारा 22 कहता है कि चलती हुई मशीनों या उनके आसपास कार्य करने के लिए आपको उचित प्रावधान देने होंगे श्रमिकों को। उसके लिए आप उनको जबरदस्ती नहीं कर सकते, अगर वो मना कर देंगे तो आप काम नहीं करा सकते। दूसरा जो धारा 23 है वो अल्प वयस्क व्यक्तियों की खतरनाक मशीनों पर नियुक्ति को रोक लगाता है। अगर आपको उनकी नियुक्ति करनी भी होगी तो उसके साथ एक प्रशिक्षित व्यक्ति को लगाना होगा। मतलब 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको आप काम पे लगा सकते हैं जहाँ खतरा ज्यादा है, लेकिन उनके साथ एक व्यक्ति को और लगाना जो ज्यादा जानता हो। धारा 24 जो है वो बिजली को काटने का तरीका बताता है कि चित्तग्राही गियर और उपकरण लगा करके आप बिजली को काटेंगे, ये नहीं कि हाथ से जा करके उसको छुएंगे या उसे काटने की व्यवस्था है। धारा 25 जो है वो सतहकारी मशीनों की बात करता है, सेल्फ एक्टिंग मशीन। कई ऐसे खतरनाक काम है जहां पे सेल्फ एक्टिंग मशीन की जरूरत होती है और उसे लगाने का काम करना होता है कारखानों में। ये धारा 25 की बात का है। धारा 26 कहता है कि केसिंग बनाना पड़ेगा सभी न्यू इक्विपमेंट्स पे, जितने उपकरण हैं सबको केसिंग बना में रखिए, केसिंग बनाकर उनको रखिए। धारा 27 कहता है कि आप 14 साल से छोटे बच्चों को काम पर नहीं रख सकते, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन नियर कॉटन ओपनर्स। धारा 27 ये कहता है कि जहां कपास के खेतियों का काम हो रहा है, कपास की मंडियां हैं, वहां पर बच्चों और महिलाओं काम नहीं कर सकती। ठीक। हॉयज और लिफ्ट की बात करता है 28 धारा। हॉयज लिफ्ट का मतलब ये है कि जो लिफ्ट है वो उचित स्ट्रेंथ का होना चाहिए, उचित क्या सामर्थ्य का होना चाहिए जिससे मजदूरों के सुरक्षा पे कोई दिक्कत ना आए। हॉयज लगे होने चाहिए। लिफ्टिंग मशीन, चेन रोप और लिफ्टिंग टैकल की भी बात कही है ये धारा 29 में। ठीक है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। धारा 30 कहता है कि घूमने वाली मशीनरी जो है उनके आसपास नोटिस लगा होना चाहिए कि ये घूमती है, इनसे खतरा है आपको। अब देखिए धारा 31 बात करता है प्रेशर वेसल्स के आसपास आपको प्रेशर गेज लगाना होगा और उसके लोड को बार बार समय समय पे देखना होता है। अगली धारा है 32 जो ये बात कहता है कि सीढ़ियों, कई जगहों पे पहुंचने के लिए फर्श सीढ़ियों की आवश्यकता होनी चाहिए, रेलिंग लगे होनी चाहिए। और फर्श जो है कहीं से मान लीजिए यहाँ से किसी दूसरे डिपार्टमेंट तक जाना है तो ये नहीं कि रोड नहीं है, खेत की ओर से जा रहे हैं, वहां पे रोड बना होना चाहिए, फर्श बना होना चाहिए। ठीक है। धारा 34 जो है वो एक्सेसिव वेट की बात करता है। एक्सेसिव वेट मतलब कोई एक आदमी कितना सबसे अधिक भार उठा सकता है। ठीक है, उससे अधिक उसको भार उठाने की इजाजत नहीं होती है। धारा 35 जो है
आंखों की सुरक्षा से संबंध रखता है। धारा 36 जो है खतरनाक धूम्र से सावधानी की बात करता है। धारा 37 जो है वो विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थ से दूरी की बात कहता है। धारा 38 आग से सुरक्षा की बात करता है। धारा 39 दोषपूर्ण भागों के विनिर्देश या स्थिरता की परीक्षा की बात करता है। ठीक है। धारा 40 जो है वो खराब भवन और मशीनरी की सुरक्षा की बात करता है, जहां पे आप काम कर रहे हैं उस पूरे बिल्डिंग और वहां पे लगी मशीनों की सुरक्षा की बात ये कहता है। अब देखिए जो तीसरा प्रावधान है वो इस लेबर वेलफेयर का था। ठीक है। श्रमिक के कल्याण की बातें भी इसमें कही गई हैं। जैसे जो भी श्रमिक है उसमें क्या क्या कहा गया, उनका कल्याण कैसे किया जाए। जैसे उनको धुलाई की सुविधा होनी चाहिए, आपकी कारखाने में उनके कपड़े धोने की सुविधाएं को आपको दुरुस्त करना होगा। ठीक है। उसके अलावा उनको रखने और सुखाने की भी व्यवस्था करनी होगी आपको। उसके अलावा बैठने की सुविधाएं होनी चाहिए श्रमिकों के लिए। ये नहीं आके वो खड़े हैं रुके हुए हैं तो बैठने की कोई जगह नहीं है। बैठने के बाद फर्स्ट एड की सुविधा होनी चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा की भी सुविधा होनी चाहिए। उनके बाद उनके पास कैंटीन होना चाहिए। जिन कारखानों में 250 से अधिक मजदूर काम करते हैं वहां कैंटीन होना चाहिए। ठीक है। रेस्ट रूम होना चाहिए, लंच रूम होना चाहिए। अगर कारखाने में 150 से अधिक लोग काम कर रहे हैं तो रेस्ट रूम भी होगा, लंच रूम भी होगा जहां पे वो खाना खा सके। शिशु गृह भी होना चाहिए, जो महिलाएं हैं जिनके बच्चे के साथ वो काम कर रही हैं तो उनके लिए शिशु गृह भी बने होना चाहिए। एक वेलफेयर ऑफिसर भी होना चाहिए। अगर कहीं पे 500 से अधिक लोग काम कर रहे हैं तो वहां पे वेलफेयर ऑफिसर भी बनाया जाना चाहिए। तो ये सारी बातें लेबर की वेलफेयर से जुड़ी थी। अगला जो प्रावधान बनाया गया वो वर्किंग आवर्स को लेकर के बनाया है कि कितने घंटे कोई काम कर सकता है। ठीक है। तो साप्ताहिक घंटे निर्धारित किए गए। मैं पहले भी बता चुका हूँ 48 घंटे से अधिक एक हफ्ता में काम नहीं किया जा सकता, वरना वो फैक्ट्री एक्ट के विरुद्ध होगा। उसके अलावा 9 घंटे से अधिक एक दिन में काम नहीं करा सकते आप, वो भी किसके विरुद्ध होगा, क्या नाम है, फैक्ट्री एक्ट। और आराम के लिए अंतराल देना होगा, हर 5.5 घंटे के बाद क्या देना होगा, एक बार आधे घंटे का क्या रेस्ट देना पड़ेगा। वीकली हॉलीडे देना पड़ेगा, हफ्ता में एक बार एक दिन जरूर हॉलीडे होना चाहिए। और अगर आप काम करा भी लेते हैं अधिक, मान लीजिए, तो उस केस में आपको ओवर टाइम वेज देना होगा। उस श्रमिक को अधिक काम करने का पगार उसको मिलनी चाहिए। दोहरे नियोजन का बंधन नहीं होना चाहिए, मतलब एक दिन में दो दो तीन तीन काम उसको नहीं दिया जा सकता। दूसरा, जो भी एडल्ट वर्कर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तीसरा जो है वो कहता है कि कुछ जगहों पर स्त्री श्रमिकों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और उनको शाम को 7 बजे से पहले और सुबह 6 बजे के बाद ही उनको जॉब दे सकते हैं, उसके बाद उनके जॉब का प्रावधान नहीं है। अब जो पांचवा प्रावधान है वो अल्प वयस्क जो बच्चे हैं जो 15 से 18 साल के, उनको लेकर के कुछ प्रावधान बनाए गए। वो भी नौकरी कर सकते हैं। नौकरी कौन नहीं कर सकता, 14 से छोटे वाले। तो उनका ये है कि आप 14 से कम बच्चों का उस प्रावधान में ये कहा गया कि जो छोटे बालक हैं 14 साल से कम, वो नौकरी नहीं कर सकते। ठीक है। और अगर नौकरी करने आए हैं तो उनको 14 वर्ष का टोकन प्राप्त होना चाहिए कि हाँ इनका 14 वर्ष पूरा हो गया है। उसके बाद उनके स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र बना होना चाहिए कि हाँ ये स्वस्थ हैं काम करने के लिए। दूसरा, उनके काम करने का जो समय है वो निर्धारित है सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। उसके बाद उनको काम करने की अनुमति नहीं, और दिन में 4.5 घंटे ही, जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं। ठीक है। और जो छोटे बच्चे हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ऐसे प्रावधान बनाए गए हैं। और आखिरी जो आपका प्रावधान है वो है एनुअल लीव विथ वेजेस के बारे में कहता है। मतलब ये है कि आपको छुट्टी वार्षिक मिलेगी। कितने दिन की मिलेगी, 30 दिन की मिल सकती है। ठीक है। 20 दिन की मिल सकती है, 15 दिन की मिल सकती है, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, कि आप वयस्क हैं, अल्प वयस्क हैं,
पूरा दिन काम करते हैं, 250 दिन काम करते हैं, लेकिन छुट्टी मिलेगी अगर 20-30 दिन की तो भी आपको वेतन देना होगा उस श्रमिक को जिसको आपने काम पे रखा है। ठीक है, छुट्टी भी मिलेगी, आपको वेतन भी देना होगा। अब दूसरी बात सुने, छुट्टी लेने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रार्थना पत्र भर के मालिक को देना पड़ेगा। इसका भी प्रावधान इसमें कहा गया है। तो ये सारी जानकारियां फैक्ट्री एक्ट को लेकर के थी। अब ये चैप्टर खत्म होता है सेफ्टी का, जिसमें आपने फैक्ट्री एक्ट पढ़ा, उसके अलावा बहुत सुरक्षा के बारे में पढ़ा, सुरक्षा के बचाव के बारे में पढ़ा, आग से बचाव के बारे में पढ़ा, सुरक्षा का कलर कोड पढ़ा, उसके अलावा आपने एक्सीडेंट के बारे में पढ़ा, दुर्घटनाओं के बारे में, उनसे बचाव के बारे में बताओ, उनके प्रकार के बारे में पढ़ा। तो ये था आपका लास्ट चैप्टर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का। और आज